गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th की मैथ्स में अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर चर्चा कर रहे थे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट का देख लिया था। व्हाट इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, किसे कहते हैं, वो हमारे किस बेसिस पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में देख ली हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो बना हुआ है, उम्मीद है आपने देखा होगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जा कर के पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लें, जिससे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 10th क्लास, तो आपको बिल्कुल भी समझ में अच्छे से आ जाए। बस इतनी सी बात के लिए आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लेना चाहिए। अब यहीं से पार्ट 3 से स्टार्ट होता है गेम, मेन गेम हमारा, कि यहीं से क्वेश्चंस आपके स्टार्ट होना मतलब मिलने लगेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन किस टाइप का होता है, मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी आपके सामने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगा और आपसे एग्जाम में कहा जाएगा कि आप इसको सॉल्व करिए। तो पहले हमें ये समझना होगा कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए बेसिकली कितने मेथड होते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड होते हैं, आपको दिख रहे होंगे। फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, सेकंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, थर्ड कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो हमें इनको 1 बाय 1 चर्चा करनी है डिटेल में, इसलिए पहले जानना ये ज़रूरी था कि कितने मेथड होते हैं, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में इन मेथड्स के नेम लिख करके आ गए तो हमें इन मेथड से ही करना होगा। और अगर वहाँ पर विदाउट मेथड आपको करने को कहा गया है, मीन्स वहाँ पर सिर्फ इतना लिखा गया है सॉल्व द इक्वेशन, तो आपको मेथड का जिक्र अगर नहीं हुआ है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं जो आपको इजी लगेगा। तो बहरहाल पढ़ना तीनों है, क्योंकि अगर मेथड का नाम लिख कर आ गया तो हमें उसी मेथड से करना होगा। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट क्या कर रहे हैं, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, और उनके 3 मेथड्स हैं। तो तीनों मेथड्स एक ही क्वेश्चन को लेकर के तीनों मेथड्स पर चर्चा कर लेंगे, तो हमें तीनों मेथड्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगा और उसकी प्रोसेस के बारे में पता हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का। तो बाकी दोनों मेथड्स पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, इसलिए सबसे पहले हमारा फोकस क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड को आइए डिटेल में देखते हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड को समझने के लिए हमने आपके सामने देखिए कि एग्जांपल लिखा हुआ है, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस 3x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 70 इक्वल 0। तो हमें इसको सॉल्व करना है, और फैक्टराइजेशन मेथड को समझते हुए हम फैक्टराइजेशन मेथड समझना चाह रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, वर्किंग रूल क्या है, प्रोसीजर क्या है, इसी को आप ध्यान से आप सुनते जाइएगा और समझते भी जाइएगा। तो फैक्टराइजेशन मेथड में अगर हमें ध्यान देना है तो सिर्फ लेफ़्ट हैंड साइड पर ध्यान देना है। इक्वल 0 तो आप लगाते जाओगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, बेसिकली क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो फैक्टराइजेशन मीन्स हमें लेफ़्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ध्यान देना है स्टेप्स पर। हमें केवल एक काम करना होता है, जो मिड टर्म का कोफिशिएंट होता है। जैसे फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 11 है, और थर्ड टर्म हमारा कांस्टेंट टर्म 70 है। हमें क्या देखना है, हमें देखना है मिड टर्म के कोफिशिएंट को। साइन नहीं देखना है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बस केवल क्वांटिटी को देखना है कि उस क्वांटिटी क्या है, 11 है यहाँ पर। तो आप क्वांटिटी को देखोगे, और मिड टर्म के कोफिशिएंट मतलब नंबर को हमें क्या करना होता है, ब्रेक करना होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक बार अच्छे से समझ गए तो बार बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही इजी लगने लगेगा। और जब एक बार समझेंगे और उसके बाद 2 4 10 सवाल कम से कम लगा लेंगे तो मामला एकदम पक्का हो जाएगा। बहुत आसान है, केवल समझना है ध्यान से। तो मैंने क्या बताया आपको, क्या करना है, आपको मिड नंबर को ब्रेक करना है। ब्रेक का मतलब क्या हुआ, ब्रेक हमारा 2 तरीके से होगा। अब वो कोई हथौड़ी से पीट के नहीं ब्रेक करना है। ब्रेक करने का मतलब यहाँ समझना होगा, या तो हम उसको एडिशन से ब्रेक कर लें, बाई एडिशन, और फर्स्ट मेथड ये हो गया। सेकेंड मेथड हो जाएगा फिर हमारा बाई सब्ट्रैक्शन। अभी मैं समझा रहा हूँ कि एडिशन करके कैसे ब्रेक करना है और सब्ट्रैक्शन कैसे ब्रेक करना है। ब्रेक का मतलब 11 के 2 पार्ट। जैसे मैं 11 को कह रहा हूँ कि मैंने लिख दिया 10 + 1, तो आखिर 10 + 1 11 हुआ कि नहीं हुआ, यही तो एडिशन हुआ। मतलब 2 पार्ट में ब्रेक करिए कि ऐड करने पर वो 11 मिले। या कह सकते थे कि 5 + 6 ले लेते हैं, या कह सकते थे कि आप 7 +
4 ले लेते हैं। तो ये एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूँ, इस तरीके से हमें ब्रेक करने की बात हो रही है। तो बाई एडिशन ब्रेक करेंगे तो या तो ये फॉर्म बनेगा, ये फॉर्म बनेगा, ये फॉर्म बनेगा, इस तरीके से ब्रेक करने की बात हो रही है। सब्ट्रैक्शन की बात करें अगर आपसे, तो मैं लिख सकता हूँ 12 - 1, हम लिख सकते हैं 15 - 4, हम लिख सकते हैं 20 - 9। तो ये कहने का मतलब क्या है कि हम ब्रेक कर रहे हैं, हम मतलब फॉर्म चेंज कर रहे हैं, हम वैल्यू कभी नहीं चेंज करते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नहीं, पूरे मैथ्स में कहीं पर भी हम किसी क्वांटिटी की वैल्यू कभी नहीं चेंज करते, उसका फॉर्म चेंज करते हैं। मीन्स वो रहेगा 11 ही, बट वो 2 पार्ट में बाई एडिशन फॉर्म में आएगा या सब्ट्रैक्शन फॉर्म में आएगा। अब आप सोच रहे होंगे, या भाई हर कोई सोच सकता है कि क्या करना है, हमें एडिशन के थ्रू ब्रेक करना है कि हमें सब्ट्रैक्शन के थ्रू ब्रेक करना है। तो इस बात का जो फैसला है वो आपका ये कांस्टेंट टर्म का जो साइन है, ध्यान दीजिएगा, कांस्टेंट टर्म का ये हमारा जो है एम्पायर का रोल करेगा, मतलब डिसीज़न मेकर। ये एम्पायर है, यहाँ से डिसीज़न होगा। कहाँ से डिसीज़न होगा? लास्ट टर्म के साइन से। जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है उसका चिन्ह देखोगे वो कैसा है, प्लस में है कि माइनस में है। 2 ही सिंबल हो सकते हैं, या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस लगा हुआ है। तो माइनस लगा हुआ है मिस डिसीज़न हो गया है। हमको यहाँ पर ब्रेकिंग कैसे करनी है? सेकेंड मेथड से, यानी बाई सब्ट्रैक्शन। ध्यान देना, ये फैसला कहाँ से आया है? ये फैसला आपके देख लीजिए, कांस्टेंट टर्म के साइन से क्लियर हुआ है। ये एम्पायर का रोल करेगा हमेशा के लिए। अब ज़रूरी नहीं कि इस क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन है तो हर क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन होगा। हो सकता है अगले क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस लिखा हो, तो अगले क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन ना हो करके एडिशन के थ्रू हम ब्रेक करेंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है कि ब्रेक जो करना है वो 2 ही टाइप से है, या तो एडिशन के थ्रू और या फिर सब्ट्रैक्शन के थ्रू। अब इस बात का डिसीजन कौन देगा, मतलब कहाँ से हम डिक्लेयर करें कि हमें सब्ट्रैक्शन के थ्रू करना है कि एडिशन के थ्रू? इसके लिए आप चले जाइएगा लास्ट टर्म के साइन पे। वो आपका क्या है? एम्पायर है। वो डिसीजन दे देगा, बता देगा कि आप कौन सा मेथड अपनाओगे। तो आपको यहाँ इस क्वेश्चन के थ्रू पता चल रहा है कि हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन। ये इतनी लंबी चौड़ी कहानी जो लिखी हुई है वो सिर्फ आपके समझाने के लिए लिखी हुई थी कि हमें करना क्या है। हमें एक काम करना है कि मिड टर्म के कोफिशिएंट को ब्रेक करना है, और वो ब्रेकिंग 2 टाइप से होती है, आप देख रहे हो। फर्स्ट बाई एडिशन या सेकंड बाई सब्ट्रैक्शन। एडिशन कैसे करना है ब्रेकिंग में, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है, वो मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर दिखा दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर मैं इसको रफ़ करने वाला हूँ, क्योंकि अब हमें यहाँ पर इसको ब्रेक करना है। और अब ये देखिए, आप इस चीज़ को देख रहे होंगे कि जब हम एडिशन करते हैं तो 2 पार्ट होते हैं, या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो भी 2 पार्ट होते हैं। ये 2 पार्ट कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन से वो 2 पार्ट हैं? कहाँ से हम समझें कि कौन सा हम लें, ये वाला लें कि ये वाला लें? बहुत सारे 2 पार्ट को ऐड करने पर 11 आता है, या बहुत सारे 2 पार्ट को सब्ट्रैक्ट करने पर 11 आता है। तो हमें वो पार्ट्स कहाँ से मिलेंगे, इस बात पर भी अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। केवल इतना आपको भी समझ में आया कि मिड नंबर को ब्रेक 2 तरीके से करना है, और उन दोनों में से कौन सा हमें इस समय प्रेजेंट में फॉलो करना है, उस बात का डिसीजन आपको ये लास्ट कांस्टेंट टर्म का जो साइन है वो क्लियर कर देगा। अगर माइनस है तो सब्ट्रैक्शन, अगर प्लस है तो एडिशन। आप इतना समझ गए होंगे। अब मैं ये मैटर रफ़ करता हूँ, और रफ़ करने के बाद तब प्रोसेस को आगे बढ़ाता हूँ। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें सब्ट्रैक्शन करना है। अब पार्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना है, ये ध्यान दीजिएगा। वो पार्ट्स हमें कहाँ से मिलने वाले हैं, तो वो पेयर सिलेक्ट करने के लिए, पेयर का मतलब समझ रहे हैं ना, 11 को ब्रेक करना है तो एक पेयर बनेगा। तो उस पेयर को पाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए क्या करना होता है, ध्यान से बातें सुनते रहिएगा। फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कोफिशिएंट का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके फैक्टराइजेशन करते हैं। ध्यान देना, कौन किसको लेना है, फर्स्ट कोफिशिएंट और लास्ट कांस्टेंट, यानी फर्स्ट एंड लास्ट को यहाँ पर लिखना है विदाउट साइन। साइन पॉजिटिव निगेटिव से कोई मतलब ही नहीं, केवल क्वांटिटी देखनी है। फर्स्ट कोफिशिएंट की क्वांटिटी 3 है, लास्ट कांस्टेंट टर्म हमारा 70 है। अब इसको हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फिर से मैं कहता हूँ कि पेयर को पाने के लिए, जोड़े को पाने के लिए, कि हम 11 को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे पेयर पाएंगे, उसके लिए आपको फर्स्ट और लास्ट नंबर को यहाँ पर फैक्टराइज करना है ग्रुप में, और यहीं से फिर वो 2 पेयर हमारे बनकर तैयार होंगे।
अगर आप 70 को फैक्टराइज करते हो तो ये देखिए 3 मल्टीप्लाई 70 का फैक्टराइजेशन अगर आप करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 आएगा। ध्यान देना बात पर। ये मैंने 3 और 70 कहाँ से लिखा है, अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट और लास्ट को लिखा है। यहीं से इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो अब आप देख रहे होंगे ये 3 एज इट इज़ और 70 को मैंने ब्रेक कर दिया। अब यहीं जब ये फाइनली फैक्टराइज हो चुका है तो यहीं से हमें 2 पेयर मिलने वाले हैं। ध्यान देना, बहुत ध्यान से समझोगे तो जीवन भर काम आएगा, कभी भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ नहीं, समझने वाली चीज़ है। तो अब यहीं से ये चूँकि टोटल फैक्टराइजेशन बन चुका है हमारा किसका, फर्स्ट एंड लास्ट का कंबाइंड वाला, यहीं से आप बार बार 2 पेयर बनाना शुरू करोगे। ये देखो, अब 2 पेयर का मतलब जैसे मैंने कहा आपसे कि लेफ़्ट में आप 3 ले लो तो राइट में क्या बचेगा, 2 बचेगा, 5 बचेगा, 7 बचेगा, यानी 2 5 ज़ा 10, 10 7 ज़ा 70। ये देखो ये बन गया पेयर। लेकिन अब 70 और 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मुझे 11 मिलेगा, नहीं मिलेगा। पेयर ज़रूर है, प्रेजेंट के लिए गलत है ये, ठीक है ना। अब ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप क्या ले लो, 2 ले लो। तो 2 ले लिया तो क्या बनेगा, तब 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा, 3 5 ज़ा 15, 15 7 ज़ा क्या होता है आप भी जानते हो, 105 होता है। तो इस तरीके से पहले सिंगल सिंगल आप ले लोगे। अब एक 5 को ले लिया पहले, तो 5 को ले लिया तो क्या बचेगा, 3 2 एंड 6, 3 2 ज़ा 6, 7 ज़ा 42। ये देखिए, देख रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। अभी 3 लिया अकेले, फिर 2 लिया अकेले, फिर 5 लिया, अब 7 को अकेले ले लेंगे तो क्या बचेगा, 5 2 3, तो 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30। ये देखिए आपके सामने इतने पेयर बने, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, दूसरे ये तमाम 4 पेयर बने। लेकिन इनका सब्ट्रैक्शन अगर करके देखें तो जो हमें ऑब्टेन करना है 11 किसको हम ब्रेक कर रहे हैं, 11 को। तो 11 को ब्रेक कर रहे हैं, उसके लिए ये पेयर्स बन रहे हैं। अब इन पेयर्स में अभी 11 हमें नहीं मिला है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पॉसिबल हो सकते थे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं हम, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा, 23 होगा। तो क्वेश्चन में यहाँ 23 भी लिखा हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 11, तो हमें 11 ऑब्टेन करना है। तो अभी बहुत कुछ बाकी है। अभी आपने सिंगल सिंगल लिया, अब आप डबल डबल लोगे। जैसे मैंने कहा आप 3 और 2 को एक साथ में ले लो, तो जब 3 और 2 को, ध्यान देना क्या कह रहा हूँ, 3 और 2 को कंबाइंड करके ले लो। तो 3 और 2 को लोगे तो क्या हो जाएगा, 6। फिर आप ले लो 5 और, भाई जब 3 और 2 को इधर कर लिया तो बचा क्या, 5 और 7, तो क्या हो जाएगा 35। लेकिन क्या सब्ट्रैक्शन 11 आया, नहीं आया, कोई बात नहीं है। अब देखिए आप क्या करिए, 3 और 7 को ले लीजिए। तो 3 और 7, ध्यान देना क्या बोल रहा हूँ, 3 और 7, तो 3 और 7 को लेंगे तो क्या बनेगा, 21 बनेगा। देखो ध्यान से, 3 और 7 को लिया है फर्स्ट एंड लास्ट, 3 और 7, तो बचा क्या, बचा है 2 एंड 5, तो उसको कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे। 2 एंड 5 का मतलब क्या हुआ, 10। अब देखिए 21 और 10, अगर इन दोनों का सब्ट्रैक्शन हम करेंगे तो हमें 11 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, यस। हम इस पेयर पे आकर के फाइनली सक्सेस हुए। तो इस तरीके से हैरान और परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है। हाँ, पेशेंस रखने की ज़रूरत ज़रूर है कि फैक्टराइजेशन में हमको पेयर बहुत सारे हो सकता है बनाने पड़ जाएं। हो सकता था कि हम पहले ही बार में ये लिख लिए होते तो हम फर्स्ट टाइम में ही सफल हो गए होते। तो इसमें ये बात है कि लक की बात है कि आपने जो लिखा वो वहाँ पर तुरंत फॉलो हो जाए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी पॉसिबल पेयर्स बन रहे हैं वो आप बनाते चले जाओ। मैंने भी बना लिया, आगे और भी बनेंगे अभी तो, लेकिन अब बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पेयर हमारा मिल चुका है। तो 11 को मुझे ब्रेक करना था। 11 को ब्रेक करके क्या लिखना था आप भी जानते थे। 11 को हमें ब्रेक करना था, तो वो ब्रेक करने के लिए पेयर चाहिए था, और वो पेयर देखिए यहाँ पर आपको मिल चुका है। तो मीन्स हम 11 को क्या लिखेंगे, हम 11 को लिखेंगे 21 माइनस 10। मेहनत बिल्कुल भी नहीं है, ये सब चीज़ें रफली हैं, ध्यान दीजिएगा। एग्ज़ाम में ये रफली काम है, ये जो मैं लिख करके आपको समझा रहा हूँ, चूँकि आप समझ जाएं ताकि आपको बार बार परेशान ना होना पड़े, इसलिए इतना जद्दोजहद मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो आपने पेयर को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं आगे आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो ये देखिए, फिर से मैं यहाँ पर क्वेश्चन को लिख देता हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन हमारा था 3x² माइनस 11x माइनस 70 इक्वल 0। यही तो क्वेश्चन था, ध्यान दीजिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा लाइनिंग कर देता हूँ ताकि क्लियर रहे। ये देखिए,
ये हम अपने क्वेश्चन पर आ चुके हैं। 11 को ब्रेक करना था, जिसके लिए पेयर सर्च करने की ज़रूरत थी, वो पेयर हमें मिल चुका है। तो वो पेयर अगर आपको मिल चुका है तो आइए देखते हैं आप कैसे करेंगे। तो मैंने क्या समझा है, हमें केवल मिड टर्म को ब्रेक करना होता है, उसके लिए इतनी चीज़ें करनी पड़ती हैं। पेयर सबसे बड़ी बात है ढूंढना। तो पेयर को ढूंढने के लिए पहले ये पता करना पड़ता है कि ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर हुआ, लास्ट कांस्टेंट टर्म का साइन देखा, पता चल गया सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। उसको पेयर को पाने के लिए क्या करना होता है, फर्स्ट और लास्ट को यहाँ देखिए कंबाइंड करके लिखना है, फैक्टराइज करके, और यहीं से पेयर बनाने। तो मैंने आपके सामने देखिए पेयर बना करके यहाँ पर दिखाई आपको और समझाई कैसे कैसे। यहाँ पर लेफ्ट में जो नंबर लोगे, बाकी जो बचेगा उसको राइट में लिखोगे। जैसे 3 लिया तो 3 को छोड़ करके जो बाकी बचा वो राइट में लिखा। 2 लिया तो 2 को छोड़ करके बाकी जो बचा, बाकी का मतलब मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो इस तरीके से पहले सिंगल सिंगल लिया, फिर लास्ट में डबल लिया। लास्ट में किसको लिया, 3 को लिया, 7 को लिया। तो 3 और 7 को लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 7 ज़ा 21। फिर बचा कौन, 2 और 5, तो 2 5 ज़ा 10 होता है। और 21 और 10 एक ऐसा पेयर है जिसका सब्ट्रैक्शन 11 आ गया। तो इस तरीके से हमें पेयर मिल गया। अब पेयर मिलने के बाद इसका देखिए फैक्टराइजेशन होने जा रहा है। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए आपको मिड टर्म ब्रेक करना था। तो यहाँ पर 11 को आप एज इट इज़ लिखोगे, मीन्स 3x² माइनस एक्स। 11 मैंने क्या समझाया, केवल फॉर्म चेंज करोगे। तो 11 को आप क्या लिखोगे, 21 माइनस 10 अकॉर्डिंग टू ऑब्टेन पेयर। जो जोड़ा हमें मिला हुआ था, देखो मैंने 11 को ही लिखा है, ये वैल्यू 11 ही है, केवल फॉर्म चेंज हुआ है। और फिर एज इट इज़ -70 = 0। तो ध्यान देना, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो रहा है। 11 की वैल्यू नहीं चेंज की है, फॉर्म चेंज किया है, ठीक। अब आप क्या करिए, इसको मल्टीप्लाई करिए। तो 3x² एज इट इज़ माइनस मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 21x। अब यहीं पर गलती हो जाएगी, -x का मल्टीप्लाई आप दोनों में कर रहे हो, तो 21 में करेंगे तो ये आएगा। लेकिन जब नेक्स्ट सेकंड वाले में करेंगे तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहीं गलती हो जाती है, तो आप ना करना। माइनस का मल्टीप्लाई -10 में करेंगे तो क्या आएगा, माइनस नहीं +10x आएगा। एंड देन -70 = 0। कितने टर्म हो गए, 4 टर्म हो गए। ध्यान से देखो, ये 2 ये और 2 ये, हमेशा ऐसे 4 टर्म बनेंगे। अब जोड़ा बन गया, ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, 2 टर्म का। तो अब इनमें क्या कॉमन है, ध्यान से देखो। पहले नंबर की बात क्या करो, दोनों में नंबर अगर देखें तो 3 कॉमन है, क्योंकि यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ भी 3 आएगा। 3 का मतलब 21 को क्या समझोगे, 3 × 7, तो 3 यहाँ एग्जिस्ट है, यहाँ पर मौजूद है। 3 कॉमन किया नंबर में, और वेरिएबल में क्या कॉमन है, x। तो अब लगाओ ब्रैकेट। यहाँ ध्यान देना, हमेशा कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाना। यहाँ पर क्या रिमेन हुआ, बचा क्या, 3x कॉमन कर लिए हो तो 3 कॉमन कर लिया। x² मीन्स कितना x था, 2x, 1x आपने लिया। फाइनली यहाँ पर 1x केवल बचा। आगे क्या लगाओगे, माइनस। अब बताओ, वेरिएबल कॉमन कर लिया x, 21 में से आपने 3 ले लिया। सब्ट्रैक्ट मत कर देना कि 21 में से 3 चला गया तो 18 बच गया। फैक्टराइज कर रहे हो, 21 से आपने 3 फैक्टर लिया है। तो 21 को समझते क्या हो, 21 को आप समझते हो, ये देखो 3 × 7, 3 आपने ले लिया तो क्या बचा, 7 बचा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ लिखोगे 7, ये ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि हम इन दोनों में कॉमन कर रहे थे। अब आगे जो ध्यान देना, यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जब हम सेकेंड वाले जोड़ों में से, यानी जो दूसरा जोड़ा ये है, यहाँ से साइन लिखने में बहुत बड़ी गलती होती है। एक बात का ध्यान रखना कि जो फर्स्ट टर्म, ये 2 टर्म है ना, फर्स्ट टर्म का जो साइन मिलेगा वही तुम्हें यहाँ लिखना है। प्लस होगा तो प्लस लिखोगे, माइनस होगा तो माइनस लिखोगे। कल को हो सकता है माइनस मिले, एक क्वेश्चन मैं ऐसा भी लूँगा जहाँ माइनस आएगा। तो प्लस है इसलिए यहाँ क्या लगाएंगे, प्लस। पहले साइन की बात। अब क्वांटिटी, वेरिएबल दोनों में तो है नहीं, तो वेरिएबल कॉमन होगा नहीं। ये 10 है, वो 7 है। आप भी जानते हैं 70 मिस होता है 10 × 7, तो क्या कॉमन मिल गया, 10 कॉमन मिल गया। अब आप ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ क्या रिमेन हुआ, x, यहाँ क्या रिमेन, माइनस लगाया ना। अब यहाँ क्या रिमेन हुआ, 7, ये देखो ब्रैकेट क्लोज एंड देन = 0। आप बता दीजिए, ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकंड टर्म है, दोनों में ब्रैकेट क्या है, सेम है। मीन्स हमने x - 7 को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो जब भी कॉमन करते हैं तो कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट लगाते हैं। यहाँ क्या रिमेन हो रहा है, 3x, क्या लिखोगे, 3x। दूसरे में क्या रिमेन हो रहा है, +10, ये देखो = 0। अब यहीं से आपको एक छोटे से कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी।
बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है। यहाँ ये चीज़ देखी जाती है और समझी जाती है कि ये क्या है फर्स्ट क्वांटिटी, ये क्या है सेकंड क्वांटिटी, और दोनों के बीच रिलेशन क्या है। रिलेशन है मल्टीप्लाई का। आप दो क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट कर रहे हो और रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, जीरो। यहाँ पर रिज़ल्ट कन्फर्म दिख रहा है। तो दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं और रिज़ल्ट हमें मिल रहा है ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइफ में आपने दो नंबर्स के मल्टीप्लाई किए होंगे तो क्या ज़ीरो मिला, लेकिन कब मिला, जब या तो पहला जीरो रहा होगा या तो दूसरा जीरो रहा होगा। अगर आप 5 × 6 करोगे तो ज़ीरो नहीं आएगा, आप 2 × 7 करोगे तो ज़ीरो नहीं आएगा, लेकिन 0 × एनी क्वांटिटी करोगे तो ज़ीरो आएगा। मैं आपसे बस ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या लॉजिक यूज़ होने वाला है कि चूँकि दो क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आ रहा है, इसलिए हम नहीं जानते कि कौन ज़ीरो है, तो दोनों को 1 बाई 1 ज़ीरो सपोज़ करते हैं। अभी मैं ना बताता तो आपके मन में एक क्वेश्चन ज़रूर आता कि हम इसको ज़ीरो या इसको ज़ीरो क्यों सपोज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनका प्रोडक्ट ज़ीरो है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो यहीं से हमारा दो केस एराइज होता है, ध्यान दीजिएगा। केस फर्स्ट, ये देखिए केस फर्स्ट, इफ़ फर्स्ट, इसी को तो फैक्टर कहते हैं। यहाँ पर देखिए फैक्टराइजेशन हो गया, ये फर्स्ट फैक्टर है और ये सेकंड फैक्टर है। तो ये देखिए मैंने फर्स्ट फैक्टर को ज़ीरो एज्यूम किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -7 उधर गया तो क्या हो गया +7। ये देखिए फर्स्ट आंसर, x की वैल्यू आ गई। यही तो करना था, सोल्यूशन मीन्स फाइंड करना था वेरिएबल की वैल्यू। तो वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई, 7, ये पहली वैल्यू है। और दूसरी वैल्यू क्या आ गई, देखो इफ़ 3x + 10 = 0। तो आप बताइए, पहले आप 10 को ट्रांसपोज करोगे -10 हो जाएगा, फिर 3 को ट्रांसपोज करोगे तो अपॉन में चला जाएगा। मीन्स 3x = कितना आया, -10। और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखिए, नेक्स्ट स्टेप में ये 3 ट्रांसपोज किया आपने तो x की वैल्यू कितनी आई, -10/3 आ गई। मीन्स ये रहा हमारा सेकेंड वैल्यू। ये देखिए, तो आप ये देख रहे हैं कि हमारा आंसर आ चुका है 7। यानी अगर कहा जाए लिखो सोल्यूशन के बारे में तो हम सोल्यूशन क्या लिखेंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, ये इसको मैं रफ कर देता हूँ, स्पेस यहाँ बना लिया गया। तो फाइनली जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर क्या लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, x = 7 एंड -10/3। ये अच्छे से लिख दिया जाएगा। यही हमारे क्या हो गया, क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ये 7 क्या है, फर्स्ट सोल्यूशन, -10/3 क्या है, सेकंड सोल्यूशन। तो मैंने आपसे क्या चर्चा की है इसमें, मैंने आपसे फैक्टराइजेशन पर चर्चा की है। अभी एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन और लेकर क्लियर करूँगा अच्छे से। तो आप इस मेथड को उम्मीद है समझ गए होंगे और तमाम क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे, उनको आप ट्राई करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस पर चर्चा मैं और करने वाला हूं। कहने का मतलब है कि अगर कहीं कोई चीज़ मिस हुई होगी, समझ में कम आई होगी, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैटर्स प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।